हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू क्लास। तो आज हम 12th क्लास की ये जो आर ओ है बुक लगती है उसके अंदर से ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया काले मेघा पानी दे ये चैप्टर है, ये पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको वो सब कुछ बता दिया जाएगा जो 12th बोर्ड में RBSC में आएगा, और उससे ऊपर साहित्य का RBSC पूछे भी नहीं, उस लेवल तक पढ़ा देंगे आपको। तो जैसे आपको कवि परिचय और लेखक परिचय आता है, अथवा में आता है, तो आप कवि परिचय याद करना, वो थोड़ा ज़्यादा सरल होगा मेरे हिसाब से। ये लेखक वाला मत करना। हाँ, अगर इसका रिक्तस्थान में से और एबैसद है, MCQ में से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका ये पढ़ लेना। एक तो ये याद रख लेना कि ये सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता जो उपन्यास है वो किसके हैं। ये इसके धर्मवीर भारती लेखक के मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है। इसलिए अगर लेखक के द्वारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास लिखे गए हैं तो एग्जामिनर अगर आपसे कुछ पूछेगा बहुत डीप में जाकर तो इसके अलावा नहीं पूछेगा 12वीं के लेवल में। तो आप सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता उपन्यास को अंडरलाइन कर लेना। फिर नीचे ये लिख रखा है गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय, इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो कि धर्मवीर भारती लेखक है उनको किस उपन्यास से उनको प्रसिद्धि अर्थात उनको लोकप्रिय हुई थी इस जग में, तो वो है गुनाहों का देवता। और उसके बाद आज़ादी के बाद की साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है, ये हो गया। उनकी कविता, कहानियाँ, उपन्यास ये बहुत सारे हैं, ये हम लेखक परिचय याद नहीं करेंगे तो हमको ये नहीं देखना है। फिर ये देखो, भारती जी के अर्थात धर्मवीर भारती के लेखक हैं, उनकी एक खासियत है कि वे हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। ये लाइन भी अंडरलाइन है। इसमें से कुछ आपको रिक्तस्थान में पूछ सकता है या फिर एबैसद में क्वेश्चन बना कर दे सकता है अगर बहुत डीप में एग्जामिनर ने सोचा तो। इसके अलावा एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछेगा। ये चीज़ें इसको भी अंडरलाइन कर लेना। व्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या हो गया इस पेन को, हाँ, व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। ये जो लाइन है ना, ये यहाँ से आगे जाके देखो आप, तमाम सामाजिकता उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। ये आपको लाइन देकर ये भी पूछ सकते हैं कि ये लाइन किसकी है और क्या है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास कौन सा था। गुनाहों का देवता जो है वो एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। ये क्वेश्चन आपको 100% अगर एग्जामिनर ने ये सोच लिया कि इस पेपर में ऐसा क्वेश्चन देना है जो रैंकर वाले बच्चे हैं वही सोल्व कर सकें, वही उसको कर सकें, तो ये क्वेश्चन वो डाल सकता है। और अगला क्वेश्चन है, दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। ये आ सकता है कि कौन सा उपन्यास है जिस पर हिंदी फिल्म बन चुकी है, तो वो है सूरज का 7वां घोड़ा और यह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। तो इसलिए हमको ये इस लाइनों को अंडरलाइन कर लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ये पूछ सकता है एग्जामिनर। आगे चलो, तो फिर आगे क्या है, आगे ये है ना, अंधा युग गीति साहित्य की श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से एक है। तो ये पूछ सकता है कि अंधा युग है वो गीति साहित्य के कौन से श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से एक है, और ये अंधा युग क्या है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लाइन भी आपको अंडरलाइन कर लेनी है। क्या होता है बेसिकली, आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। बहुत कम टीचर ही हैं जो इन चीज़ों को पढ़ाते हैं, और एग्जामिनर इनमें से लगभग हर पेपर में एक दो क्वेश्चन पूछता है, और उन क्वेश्चनों से ही जो सोल्व कर पाता है, उनको कर पाता है, वही बच्चा रैंक लाता है, अर्थात सबसे ज़्यादा नंबर लाता है। और जो टीचर आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा है तो आप समझिए बच्चों कि वह बहुत ही अच्छा टीचर है और आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। आप उसकी हर आगे का पालन कीजिए। आगे देखो,
आगे ये एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, फिलहाल उसका प्रकाशन बंद है। धर्मयुग है वो किसकी धर्मयुग जो पत्रिका है ये किसकी लिखी हुई है, अर्थात किसके द्वारा संचालित की हुई है, माफ़ कीजिएगा, किसके द्वारा संचालित की गई है, तो यह धर्मवीर भारती द्वारा है और फिलहाल इसका प्रकाशन बंद है। के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को संजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया है। ये लाइन भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, यहाँ से लेकर जो नीचे है, यहाँ से लेकर जो नीचे दिया गया है वो जो आपके चैप्टर लगता है ना काली मेघा पानी दे, उसके बारे में बताया गया। अर्थात यूँ कहूँ तो उस चैप्टर का जो सार है, वो चैप्टर क्यों लिखा गया है, उसके पीछे की और उसका जो मेन अर्थात उसका सारांश है वो इस चीज़ में दिया गया है। इस चीज़ में यहाँ प्रस्तुत काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देखो कि जो काले मेघा पानी दे है उसमें लोक प्रचलित विश्वास अर्थात एक तरफ तो अंधविश्वास और लोगों जो भारतीय जनता में अर्थात ज़्यादातर ये अंधविश्वास भारतीय जनता में होते हैं और उनके अंदर मानने वाले विश्वास, और दूसरी तरफ जो विज्ञान है उनके बीच का द्वंद्व का जो चित्रण है वो प्रस्तुत किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। ये बात है कि विज्ञान तर्क देती है तो विश्वास कहता है ये सामर्थ्य है, अपने द्वारा सामर्थ्य दर्शाया जाता है। लोग मानते हैं कि अगर हम इस प्रकार से रैली निकालेंगे तो पानी की बारिश होगी, पर विज्ञान कहता है ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। यही चैप्टर में इसके अंदर दिखाया गया है। इसमें कौन कितना सार्थक है यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, क्योंकि मैं क्या पहली बार टेबलेट पर क्लास ले रहा हूँ तो जिसके कारण क्या ये पेन है ना, ये थोड़ा यूज़ करना मतलब इजी टू कंफर्ट नहीं हो रखी है अभी मेरे लिए। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। सही बात है कि आषाढ़ का उस महीने में अगर हमारे लिए पानी ही नहीं होगा तो हम खेती का काम तो छोड़िए, पीने के लिए अर्थात हम शारीरिक जीवन में पानी है और हमारे लिए जो जीवन में है ना वो सबसे ज़्यादा पानी की उपयोगिता होती है। जब पानी ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सववर्ती भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको गोल में कर लेना। उत्सववर्ती भारतीय समाज को चुप नहीं बैठता है, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है। इसी में भी तो जुगाड़ बताया गया है। प्रपंच रचता है कि हम इस प्रकार रैलियाँ निकालेंगे, इस प्रकार भगेंगे, काली मेघा पानी दे तो हमारे ऊपर इंद्र भगवान है वो खुश होकर पानी की बौछार करेंगे, जिसके कारण ये जो पानी की कमी हो रखी है वो पानी की कमी दूर हो जाएगी। पर्पस रहता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए एक शिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की, ये जो है लेखक ने अपने किशोर जीवन के संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों को इंद्र सेना द्वारा, जो इंद्र सेना है द्वारा पानी मांगते मांगते चलती है। और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से बढ़ते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का नया जन्म पाना अफसोसनाक नहीं कहा जा सकता है। इस लाइनों में बताया गया है कि जो अंधविश्वास है, जो लोक विश्वास है, वो किस तरह से बढ़ रहा है और उस प्रकार से वैज्ञानिक तर्क भी बढ़ रहा है, परंतु ये वैज्ञानिक तर्क है जनमानस के उस हृदय में नहीं जा वहाँ तक नहीं जाकर बैठा है जहाँ तक यह लोक विश्वास बैठा है। लोग लोक विश्वास को मान रहे हैं बल्कि जो वैज्ञानिक है उसके तर्क को नहीं स्वीकार रहे हैं। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की गणना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष जानलेवा या नस्ल जाति महजब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक न हो
तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका सांस्कृतिक उनका शीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो तो उसके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा नहीं है? ये आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है, लेखक ये आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो दे रखा है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ऐसा करना उचित है? इसके बारे में हम आगे पाठ में जानेंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष, जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर कि समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा नहीं है? ये क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है। ये इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या आगे है, विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। कह रहा है कि विश्वास है उसकी भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में तो निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जनचेतना को जोड़ने की अर्थ में कि विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने या फिर विभक्त जनचेतना है जो उसको जोड़ने के अर्थ में। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं? लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया। लेखक ने इस विचार पर कोई निर्णय नहीं दिया है। इसमें पूछ रहा है कि अब सवाल यह रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले जो उक्त भोले प्रयत्न हैं वो किस कोटि के अंतर्गत है? लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है। पर एक बात स्पष्ट होती है कि ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ये लिख रखा है, जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही, जो इसमें करैक्टर अर्थात लेखक का करैक्टर दिखाया गया है ना, वो इसमें बता रहा है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता है। बचपन से ही वह उन जो लोक विश्वास है उनको बनाता है रखता है, क्योंकि वह जीजी के प्रति संतुष्टि और उनके प्रति सद्भावना को अपने मन में बनाकर रखना चाहता है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, कि इससे क्या संकेत लिया जाता है सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस? इस लाइन के अंतर्गत ही यह पूरा पाठ छिपा हुआ है। अर्थात इस लाइन का आंसर जब हम मिलेगा, जब हम इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे, तो इस पाठ को मैं आपके लिए अगली वाली क्लास में लाना चाहूँगा। अर्थात जो आगे क्लास होगी वो इस पाठ की होगी। तो अगर आपको मेरे ये जो पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो आप इसको वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मेरी पहली क्लास है ऑनलाइन, तो थोड़ा सा पढ़ाने में सहजता मुझे मालूम नहीं हुई है, थोड़ी सी असहजता लगी है, पर कोई नहीं, जैसे जैसे ये कारवा आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके लिए वीडियो आते रहेंगे, क्लासेस आते रहेंगी। और कुछ कमियां लगें बोलने के तरीके में, थोड़ी आवाज़ में आवाज़ की स्पीड अर्थात मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तेज़, तो बता देना, उस हिसाब से आपके लिए कॉम्बिनेशन को बिठाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।